नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आपको देंगे दिन भर के बाजार का एक क्विक रिकैप। किस तरह का ट्रेड सेटअप था, कौन कौन सी अहम खबरें आई, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रही है। गोदरेज कंज्यूमर ने अभी बीएससी में एक्सचेंजेस में ये इन्फॉर्म किया है कि रेमंड का एफएमसीजी बिजनेस 2825 करोड़ में खरीदने की यहाँ पर योजना निकल कर आ रही है। और ये जो पूरा एक्विजिशन है ये 10 मई तक पूरा होने की बात की जा रही है, 10 मई 2023 तक। तो ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग चुका है। उनके एफएमसीजी बिजनेस में पार्क एवेन्यू और कामसूत्र ब्रांड भी शामिल हैं। तो यहाँ पर खरीदने की योजना है और यहाँ पर 10 मई एक ये डेट निकल कर आ रही है जब तक ये एक्विजिशन पूरा होगा। आपसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है रेमंड की, और वहाँ पर क्या कुछ निकल अपडेट आते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, क्या कुछ कमेंट्री आती हैं, किस तरह की फ़ायदा होगा रेमंड को, गोदरेज कंज्यूमर को, डील साइज किस तरह की दिख रही है, कब तक ये पूरा होगा, इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स और भी यहाँ पर निकल कर आएंगे कि दोनों कंपनियों के लिए क्या क्या फ़ायदे आगे आने वाले समय में हो सकते हैं इस डील के जरिए। और इस खबर के बाद हमने देखा था, जब सुबह हमने आपको जानकारी दी थी कि एफएमसीजी कारोबार से जुड़ी ये डील होगी, और उसके बाद सुबह से स्टॉक में तेजी थी, करीब 6% ऊपर था। 3:30 बजे अभी ये कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी और उसमें हम देखेंगे कि कमेंट्री और क्या क्या निकल कर आती है। फिलहाल गोदरेज कंज्यूमर के हवाले से ये एक्सचेंजेस पे अपडेट आ चुका है, अभी थोड़ी देर पहले ही ये अपडेट आया है और 2825 करोड़ में ये खरीदने की बात हो रही है। तो चलिए स्लम सेल कुछ और भी डिटेल्स देखें तो स्लम सेल बेसिस पर ये ट्रेड होने की संभावना है। एफएमसीजी कारोबार होगा जिसमें कि पार्क एवेन्यू जैसे ब्रांड है और इसमें कामासूत्र प्रीमियम जैसे ब्रांड भी है, ये भी प्रेस रिलीज में निकल कर आया है। और यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर की तरफ से भी कुछ बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो काफ़ी एक्साइटेड हैं इस डील को लेकर, और ये जो एक्विजिशन होगा ये इनके बिजनेस पोर्टफोलियो को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा और आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पर भी इसके ज़रिए उनको यहाँ पर लॉन्ग रन में फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा रेमंड ग्रुप की तरफ से भी अतुल सिंह ग्रुप वाइस चेयरमैन जो है उनकी तरफ से भी यहाँ पे कुछ बयान निकल कर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये ब्रांड गोदरेज कंज्यूमर को डील में जो ये जो गोदरेज कंज्यूमर के साथ हुई है उससे ये भी काफ़ी एक्साइटेड है। एफएमसीजी कारोबार को जो इन्होंने डाइवर्स्ट कर दिया है उसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो रकम मिलेगी उससे आगे के प्लान्स यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, उनका कहना है कि इस कैटेगरी में ये सभी जो ब्रांड हैं ये लीडर्स हैं अपने अपने क्षेत्र में, और इससे गोदरेज कंज्यूमर को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने की बात की जा रही है। चलिए, तो ये कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिस पर कि हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे इसका और भी अपडेट आपके सामने लेकर आएंगे। बट अब दिन भर के मार्केट का भी एक व्यू ले लेते हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी काफ़ी शानदार लेवल्स पर हमने देखी और किस तरह का ट्रेड सेटअप था आज दिन भर ये समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो लगातार 4 दिनों की मजबूती और ये मजबूती कायम रही मंथली एक्सपायरी के दिन भी। बाजार में शानदार अप मूव के साथ क्लोजिंग हरे निशान में, इनफैक्ट काफी अच्छे लेवल्स के दर्शन आखिरी घंटे में हमने देखे। 17,900 के लेवल्स के पार निफ्टी में करीब 100 अंकों की मजबूती थी। बैंक निफ्टी 43,000 के पार जाकर करीब 150 अंकों की मजबूती दिखाते हुए और 300 अंकों की 350 अंकों की बढ़त हमने सेंसेक्स में भी देखी। अब बाजार में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आ रहा था? ये कॉन्ट्रीब्यूशन था रिलायंस जैसे हेवी वेट्स की तरफ से। नतीजों के बाद अच्छी मजबूती और मोमेंटम बेस्ड कामकाज वहां पर तो नजर आ ही रहा है। ये कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा था आईटी सेक्टर की हेवी वेट इन्फोसिस की तरफ से। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स भी थे जो कि अच्छे एक्शन के साथ अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। और साथ ही इसी लिस्ट में बजाज फाइनेंस और इनफैक्ट बजाज ट्विंस को ही जोड़ लेना चाहिए। यहाँ पर भी सेंटिमेंट्स काफी बुलिश। ऑफकोर्स रिजल्ट का एक इम्पैक्ट है जो कि वहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियरली ये स्टॉक्स थे जो कि काफी मजबूती दिखाए थे। लगार्ड्स यानी कि पीछे कौन थे जो स्टॉक्स पीछे छूट गए उस लिस्ट में आज कंजम्पशन थीम से जुड़ा हेवी वेट एचयूएल का स्टॉक शामिल रहा। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ भी आज कोई खास एक्शन नहीं दिखा पाए और टीसीएस और पावर ग्रिड में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव देखने को मिला। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप देखेंगे कई सारे रिजल्ट स्पेसिफिक ट्रेड्स नजर आए। जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट्स आते गए उन रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट दिखी। जो रिजल्ट्स बुरे आए, कमजोर आए, उनका नेगेटिव इंपैक्ट टू स्टॉक रिएक्शन में। तो ऑल इन ऑल
बाजार जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज भी होता रहा और रिजल्ट स्पेसिफिक मेजरली जो भी इवेंट्स नजर आ रहे थे वो वहीं से नजर आ रहे थे। थीम्स की अगर बात करें, कई सारी कंपनियों के नतीजे जो कि आईटी से ही जुड़े हैं उस पर भी नजर रही और रहेगी भी। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के चार्ट्स को देखें, नतीजे काफी अच्छे थे, उसके ठीक बाद स्टॉक ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस 8% की तेजी दिखाई, मजबूती के साथ क्लोज हुआ दमदार नतीजों के दम पर। रेमंड यहां पर जो बड़ी खबर ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मोहर लगती दिखी है, यही खबर थी जो सुबह से हम आपके सामने इसके संकेत भी दे रहे थे और अब मोहर लग चुकी है। अब स्टॉक प्राइस में इनफैक्ट आज भी हमने अच्छी खासी मजबूती एक्शन देखी, लेकिन कल के कारोबार में हमें देखना होगा क्योंकि क्लियरली ये खबर आ चुकी है कि गोदरेज कंज्यूमर जो है वो रेमंड के एफएमसीजी कारोबार को खरीदने वाली है। ये खबर पहले से ईटी नाउ स्वदेश ने आपको दी थी और अब इस खबर पर मोहर भी लगी है, तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स वहां से भी। रेलवे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था, ये एक्शन कई दिनों से जारी है, तो इरकॉन इंटरनेशनल, आईआरसीटीसी, राइट्स जैसे स्टॉक्स पर भी फोकस रहा। और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल, कुछ चुनिंदा आईटी सेक्टर और साथ ही हमने देखा टेलीकॉम प्लेस में भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स ने भी आज परफॉर्म किया। तो मजबूती के साथ अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी करते हुए दिखी, विच इज अ बिग पॉजिटिव। ठीक है, तो काफी शानदार मजबूती आज के बाजार में देखने को मिली। एक्सपायरी 17,900 के पार हमने देखी और शानदार क्लोजिंग भी हुई है अप्रैल सीरीज की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बाजार में एक्सपर्ट्स का क्या मानना है ये भी आपको एक एक करके बताते थे और विक्रम कोटक जो मार्केट एक्सपर्ट हैं दिग्गज, उनका क्या कहना है बाजार पर ये आपको हम सुनवा देते हैं। उनका कहना है कि अभी बड़ी तेजी या मंदी नहीं दिख रही है। निवेशकों को फूड डिलीवरी, फैशन, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और कैपेक्स थीम जैसे सेगमेंट में निवेश के नए मौके तलाशने चाहिए। कि मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, नीचे की साइड या ऊपर की साइड। तो हमारा ये मानना है कि काफी सारे पॉजिटिव्स हैं मार्केट में और काफी सारे नेगेटिव्स भी हैं। तो मैं उस पर थोड़ा सा आई ट्राई टू काइंड ऑफ टॉक अराउंड दैट। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट 10 या 12% की रेंज में घूमेगा अगले 6-8 महीनों के लिए। और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, बहुत ही माइक्रो सेक्टर काइंड ऑफ चॉइस करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू काइंड ऑफ प्ले दिस मार्केट। पॉजिटिव साइड पे क्लियरली इंडिया के जो डेटा है, बायोन्सी है, टैक्स में, जीएसटी में बहुत अच्छा है। इन्फ्लेशन स्टेबल हो गया है, आरबीआई भी रेट बढ़ाने का काइंड ऑफ स्टॉप के मोड में है। तो ये बहुत ही अच्छी डेटा आपको मिल रहे हैं। केपेक्स साइकिल अगर आप देखो पब्लिक सेक्टर की और स्टेट केपेक्स अगर आप डेटा निकालो तो बहुत ही बायोंट है। सो ये बहुत अच्छे फैक्टर है। बट सामने जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ग्लोबली स्लो डाउन बहुत काफी क्लियरली दिख रहा है मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में, जिसकी इंपैक्ट हमारे सेक्टर्स पे भी आने वाली है, हमारी डिमांड पे भी आने वाली है। बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज एंसिलरी। अगर आप आईटी सेक्टर में डिमांड स्लो डाउन होता है तो उसकी इंपैक्ट कंजम्पशन में भी आती है, बिकॉज बहुत बड़ा देर है। सो ये मेरा ये कहने का मतलब है देयर इज लॉट ऑफ गोइंग टू बी इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ व्हाट इज नॉट गोइंग राइट इन द वर्ल्ड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट के सप्लाई चेन डिसरप्शन अभी भी बहुत ज्यादा है काफी सेक्टर्स में। व्हेन आई टॉक टू द कॉर्पोरेट्स, they are not either able to get the right supply of the right commodity at the right point of time, either they are not able to export. So there are a lot of challenges globally, not in India. तो ये दूसरा फैक्टर है। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। और पिछले 2 हफ्ते में कच्चा तेल 10% से ज्यादा टूट चुका है। क्या क्रूड की गिरावट आगे और बढ़ने वाली है? बाजार में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जिनका असर क्रूड की चाल पर पड़ सकता है, ये बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए। देखिए, कच्चे तेल की अगर बात करें तो 2 हफ्ते में जैसा आपने कहा भी कि 10% से ज़्यादा की गिरावट अब तक आ चुकी है और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता है। यहाँ पर कैपिटल गुड्स कंपनियों के लिए जिस तरह के नए ऑर्डर्स में कमी आई है कैपिटल गुड्स कंपनियों की तरफ से हुए, उसमें से साफ स्लो डाउन के संकेत मिल रहे हैं और लग रहा है कि इसका असर आने वाले समय में मांग पर भी देखने को मिलेगा। साथ ही चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरफ से जिस तरह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ बात हुई है, उनको लग रहा है कि रूस और यूक्रेन में तनाव कम हो सकता है, उसका भी यहाँ पर असर हुआ है और उससे लग रहा है कि सप्लाई की दिक्कतें आगे कम हो सकती है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि जो रूस का एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वेस्टर्न पोर्ट जो है, पश्चिमी पोर्ट है जो रूस का, वहाँ पर 4 साल में सबसे ज़्यादा ऑयल की लोडिंग हो रही है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में लगातार रूस से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 13 से $15 प्रति बैरल का डिस्काउंट रूस की तरफ से दिया जा रहा है। यही नहीं, शिपमेंट को लेकर
जितना भी अरेंजमेंट है वो सब कुछ रूस की तरफ से किया जा रहा है। और 22 साल में सबसे कम ओपेक से भारत ने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया, यानी निर्भरता काफ़ी हद तक अब रूस की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में भारत को इंपोर्ट करना हो रहा है। तो ये भी एक वजह है कि जो दो बड़े कंज्यूमर है चीन और भारत, वहाँ पर रूस एक्सपोर्ट कर दे रहा है, तो यहाँ पर उन लोगों की डिमांड कम हो रही है जो ओपेक के बड़े उत्पादक देश है। इसी का नुकसान यहाँ पर हुआ है और कच्चा तेल 2 हफ्ते में 11% टूट चुका है। अभी भी इस बात की संभावना कम लग रही है कि उत्पादन की अतिरिक्त कटौती के बावजूद भी यहाँ पर तेजी की संभावना कम ही दिख रही है, ऐसा ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मोहन आपका ये सारी जानकारी और फैक्टर्स हमें बताने के लिए। अब कुछ स्टॉक पर फोकस करते हैं और आज चेन्नई पेट्रो के स्टॉक में हमने देखा कि नतीजों के बाद शानदार तेजी देखने को मिली। नतीजों में ऐसा क्या कुछ खास था, ये बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए। अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स जो कंपनी की आई है, करीब 4,500 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, उसके सामने कंपनी ने एक क्वार्टर में सिर्फ 1,000 करोड़ का प्रॉफिट अनाउंस किया। अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी की एबिटा ग्रोथ भी देखेंगे तो वो 4 गुना हुआ है, 430 करोड़ से बढ़ के ये 1,620 करोड़ का आया है फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 में। इसके पीछे का एक ही रीज़न है स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग परफॉर्मेंस जो कंपनी ने की थी फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY23 में। अगर आप कंपनी की GRMs देखेंगे वो करीब $12.5 के आसपास आया है। प्रीवियस क्वार्टर ये नंबर करीब $5.7 प्रति बैरल के आसपास का था। बट उससे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कंपनी ने किया है वो ये है कि 27 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। अब ये 27 रुपये का डिविडेंड होता है 10% का डिविडेंड यील्ड, मतलब अगर कंपनी के शेयर प्राइस 270 है तो उसके सामने 27 रुपये का एक डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया। उसी के साथ कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो था जनरेशन FY23 में वो काफ़ी ज़्यादा था कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और इसी कारण कंपनी का अगर आप डेट देखेंगे तो 9,200 करोड़ के आसपास था स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे सिर्फ 4,200 करोड़ का हुआ। तो करीब 5,000 करोड़ का डेट कंपनी ने बुक से निकाला है एक फाइनेंशियल ईयर में। और इसी के साथ सबसे एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंसमेंट भी किया। और इसी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट और डिविडेंड अनाउंसमेंट के दम पे अगर आप देखेंगे तो बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और जैसे कि MRPL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL, ये सारी कंपनीज में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित आपका ये जानकारी देने के लिए। अब नतीजों की बात करें तो HUL के नतीजे भी फोकस में थे आज, क्योंकि HUL ने चौथे तिमाही में अनुमान से खराब नतीजे जारी किए हैं। नतीजों में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ी हैं। विनी बताइए। तो HUL के Q4 FY23 नंबर्स देखे तो रेवेन्यू पे भी मिस आया है, ओवरऑल मिस ही आया है ET नाउ एस्टिमेट से और स्ट्रीट की जो एस्टिमेट थी वहाँ से भी। तो रेवेन्यू मिस था, प्रॉफिट मिस था और मार्जिन्स में भी मिस आई हुई है। EBITDA मार्जिन्स आए 23.3%, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखी है हमने अराउंड 80 बेसिस पॉइंट की वर्सेस 24% जो लास्ट क्वार्टर में आए हुए थे। तो 24.1% था लगभग लास्ट ईयर के सेम पीरियड में। तो यस, कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है मार्जिन्स में। भूलिए मत, इन्फ्लेशन अभी भी है, मिल्क इन्फ्लेशन है, टी प्राइसेस में थोड़ी तेज़ी अभी भी बरकरार है। तो उसकी वजह से उनका जो HFD सेगमेंट है और टीक्स का सेगमेंट है वहाँ पे कमोडिटीज़ की थोड़ी प्रेशर अभी भी रहेगी और मे भी थोड़ा प्रेशर वो वॉच आउट करेंगे कि अभी आगे जाते हुए इसका परफॉर्मेंस भी क्या रहेगा। ये मैनेजमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हाईलाइट किया हुआ था। अभी रूरल ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि रूरल ग्रोथ अब बॉटम आउट हो चुका है और एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर सब ठीक रहा, बारिश ठीक रही और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं आया तो रूरल में भी रिकवरी धीरे धीरे दिखती आ सकती है आगे जाते हुए भी। उसके अलावा टी बिज़नेस में उन्होंने बताया है कि मार्जिनल डिक्लाइन देखी है कंपनी ने टी बिज़नेस की सेल्स में। और वॉल्यूम ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ अभी आया हुआ है 4% वर्सेस एक्सपेक्टेशन जो हमारी थी 5% की, और ये 4-5% की रेंज में ही रहा है वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स से। तो वॉल्यूम ग्रोथ मैनेजमेंट हाईलाइट कर रही है कि वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाते हुए थोड़ी रिकवर होते हुए दिख सकेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है जो हम वॉच आउट करेंगे। ऑल इन ऑल ये टाइम के नंबर्स, HUL के नंबर्स बिलो एस्टिमेट्स थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब वापस लौटते हैं रेमंड पर। और अब थोड़ी देर पहले एक बड़ा अपडेट आया, ET नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लग चुकी है और रेमंड का FMCG कारोबार गोदरेज कंज्यूमर खरीदेगी 2,825 करोड़ का निवेश यहाँ पर करेगी और 10 मई तक ये डील पूरी होने की संभावना बताई जा रही है। इस डील पर और ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं अनुराग के पास। अनुराग बताइए और क्या जानकारी है आपके पास।
देखिए ईटी नाउ स्वदेश की इस खबर पे मोहर लग गई है। जो गोदरेज कंज्यूमर है वो रेमंड का कंज्यूमर कारोबार खरीदने जा रहा है और इसका ऐलान हो गया है। 2825 करोड़ के अंदर ये डील फाइनल हुई है और इसमें जो दो टॉप ब्रांड होंगे जो गोदरेज कंज्यूमर एक्वायर करेगा वो एक कामासूत्रा और पार्क एवेन्यू जो ये ब्रांड है रेमंड के कंज्यूमर केयर कारोबार के, इसको जो है एक्वायर किया जाएगा। इसके अलावा ये जो डील होगी वो स्लम्प सेल मेथड के जरिए पूरी की जाएगी, जिसका ऐलान जो है अभी गोदरेज कंज्यूमर के द्वारा किया गया है। तो काफ़ी बड़ा ऐलान है जिसमें गोदरेज कंज्यूमर जो 2800 करोड़ के अंदर 2825 करोड़ के अंदर रेमंड का जो कंज्यूमर कारोबार है उसको खरीदने जा रहा है और जिसका ऐलान हो गया है, जिसमें दो बड़े ब्रांड जो है वो गोदरेज कंज्यूमर की झोली में चले जाएंगे। एक कामासूत्रा जो सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड है और इसके अलावा पार्क एवेन्यू ब्रांड है वो भी जो गोदरेज कंज्यूमर के झोली में जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। आपसे कनेक्ट करते रहेंगे हम, लेकिन चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। रेमंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और वहां पर देखते हैं क्या अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। ऑफ रेवेन्यूज एंड अ सिग्निफिकेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। दिस वुड कीप, since it is a slump sale, we are keeping the manufacturing facility of the condoms at Aurangabad with us, which will continue to do B2B business in India and overseas, and also supply to Godrej Consumer, who is the buyer on the slump sale basis. As RCCL is getting significant amount of cash and liquidity, we have taken a large corporate initiative which is critical for the success and the future growth of the company. That is, we are demerging the lifestyle business, which includes branded textiles, which is branded shirting, suitings, branded apparel, garmenting business, retail, MTM. All those businesses gets demerged from Raymond Limited into Raymond our Consumer Care Limited, which is the RCCL business, along with the debt. So the gross debt at the lifestyle business is close to 2,000 crores as of 31st of December, which will get transferred along with all the assets and liabilities, thereby making lifestyle business complete net debt free. As you know, it is very important to say that Raymond being a listed entity, and since the significant part of the business of Raymond Limited is being demerged, Raymond Consumer Care shareholders will also get the shares. Raymond Limited shareholders will get the shares of Raymond Consumer Care, and thereby making it as a listed entity. So what we will achieve, that lifestyle business will become a pure play listed entity with zero debt, and it is poised for a significant growth in the future. Raymond Consumer was majority owned by the promoter entity and jointly owned by the promoter entity as well as Raymond Limited. Promoter had the ability to take out the money, but his commitment is towards the business, and therefore he is putting the entire money back into the Raymond Consumer Care Limited lifestyle business, ensuring that it becomes a net debt free. Therefore, it reflects that whenever the promoter has made a monetization of asset, he has contributed back into the business. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उनका कहना है कि इस कारोबार का जो डीमर्ज वो करेंगे, अलग से लिस्ट करेंगे, उसके बाद एक डेट फ्री कारोबार यहाँ पर लिस्टेड होता हुआ नजर आएगा। इस पर और भी नज़र हमारी बनी रहेगी और यहाँ पर शेयरधारकों को भी कुछ शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, तो यहाँ पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इस बीच विप्रो के नतीजे आपके स्क्रीन पर, मुनाफा 3070 करोड़ का, अनुमान जो हमारा था 3120 करोड़ का था, तो ये पहला फिगर आ रहा है विप्रो का। और जो मुनाफे का फिगर है वो हमारे अनुमान से कमज़ोर नज़र आ रहा है। हमारा अनुमान था 3120 करोड़ का, तो ये पहला फिगर है। उसके अलावा कुछ और नंबर्स की बात करें तो अभी आय के फिगर्स अवेटेड हैं। 3056 करोड़ से घटकर ये बढ़कर ये जो आय मुनाफे का फिगर आया है ये 3070 करोड़ का है। तो ऑन द फेस ऑफ इट मुनाफे का फिगर अनुमान से थोड़ा कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
चलिए कुछ और भी नंबर्स आएंगे तो वो आपके सामने यहाँ पर हम रखेंगे एक एक करके। लेकिन फिलहाल ये नंबर्स आ रहे हैं और विप्रो के नंबर्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा देखिए विप्रो की बोर्ड की बैठक भी होने वाली थी जिसमें कि 445 रुपए प्रति शेयर के बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है। ये एक बड़ा अपडेट है यहाँ पर विप्रो के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो बायबैक की भी बैठक हुई थी और 445 रुपीज प्रति शेयर पर बायबैक को मंजूरी दी थी। अगर मौजूदा भाव देखें तो 374 के आसपास है स्टॉक ये कारोबार कर रहा है और 445 प्रति शेयर पर इस बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है। तो इस बायबैक की खबर पर कल शेयर रिएक्ट कर सकता है। चलिए आगे भी हम नंबर्स और विप्रो के नतीजों पर अपनी कवरेज बनाए रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।